तो चलिए आज के क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस मद निषेध 2026 के लिए जीके जीएस के प्रश्न को देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप 14 और 17 जून को एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप सभी लोग 14 और 17 जून को एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्न उठाया गया है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। अगर आप सभी लोग 100 में से 80 लाना चाहते हैं तो ये क्लास मिस मत कीजिएगा, ये क्लास को पूरा देखिएगा। और इसमें ऐसे प्रश्न उठाया गया जो कि बार बार रिपीट होता है, याद रखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप सभी लोग ये क्लास कर लेते हैं तो यहां से आपको 5 से 6 प्रश्न याद ट्रू मिलेगा। यहां से 5 से 6 प्रश्न एकदम सेम टू सेम मिलेगा, याद रखिएगा। और याद रखिएगा आपका एग्जाम डेट 14 और 17 जून को है, याद रखिएगा। चलिए तो पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। इसमें प्रश्न कर रहा है कि बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष किसने चुना गया था, तो याद रखिएगा श्याम जी कृष्ण जी वर्मा चुने गए थे, याद रखिएगा। श्याम जी कृष्ण जी वर्मा चुने गए थे, याद रखिएगा हमेशा के लिए। और यहां से एक प्रश्न और बनता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था। अगर आप सभी लोग बॉम्बे आर्य समाज लगा देगा, प्रश्न में बॉम्बे आर्य समाज लगा देगा तो श्याम जी कृष्ण जी वर्मा हो जाएगा। अगर सिर्फ आर्य समाज के संस्थापक पूछेगा तो दयानंद सरस्वती हो जाएगा। अगर पूछेगा आपसे से कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था तो याद रखिएगा 1875 में हुआ था, याद रखिएगा। तो आप सभी लोग इतना बात को ध्यान दे दीजिएगा, आप सभी को इनमें कंफ्यूज हो जाएगा। आप सभी लोग आर्य समाज पढ़कर ही टिक लगा दीजिएगा, लेकिन नहीं, इसमें बॉम्बे आर्य समाज पूछ रहा है तो श्याम जी कृष्ण जी वर्मा हो जाएगा यहाँ का आंसर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। देखिए एक प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा जमुना, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा जमुना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात किया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा 2900 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितना है, तो 2900 किलोमीटर है। और यहां से पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितना है, तो सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। और प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर है। यहां से 3 नदी आप सभी लोग याद रखिएगा, क्योंकि लंबाई भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है बिहार पुलिस, अगला प्रश्न कहता है सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ये सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा शून्य होता है, एक भी नहीं होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्टार मारिए एक और प्रश्न को, एक और प्रश्न को स्टार मारिए। एक और प्रश्न आप सभी को रट के जाना है एग्जाम में, याद रखिएगा। और यहां से आपको 5 से 6 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। और ये डेली क्लास 8 बजे लाइव 8 बजे क्लास होता है, आप सभी लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा दासी अट्टम के नाम से भारतनाट्यम को जाना जाता है, याद रखिएगा। दासी अट्टम के नाम से कौन सा शास्त्रीय नृत्य को जाना जाता है, तो याद रखिएगा भारतनाट्यम को जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहां से प्रश्न बनता है कि कुचिपुड़ी कहां का नृत्य है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुचिपुड़ी कहां का नृत्य है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। मोहिनी अट्टम कहां का, तो याद रखिएगा केरल का। मोहिनी अट्टम कहां का, केरल का। कथकली कहां का, तो याद रखिएगा केरल का ही है।
भारतनाट्यम कहाँ का, तो याद रखिएगा तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है खीर भवानी उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, याद रखिएगा। खीर भवानी उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा खीर भवानी उत्सव 2025 में जम्मू कश्मीर में मनाया गया। याद रखिए कहाँ मनाया गया है, जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा, तो याद रखिएगा लाल मुकुट वाला क्रेन है। कौन सा है, लाल मुकुट वाला क्रेन है। चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो लाल मुकुट वाला क्रेन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अंग महाजनपद की राजधानी कितनी, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंग महाजनपद की राजधानी कितनी थी, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। अंग महाजनपद की राजधानी थी, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाजनपदों की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा 16 है। महाजनपदों की संख्या कितना है, तो 16 है, याद रखिएगा। और यहां से प्रश्न बनता है कि उपनिषद की संख्या कितना है, तो उपनिषद की संख्या 108 है, याद रखिएगा। और वेदों की संख्या कितना है, तो वेदों की संख्या 4 है, याद रखिएगा। वेदांगों की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा 6 है। वेदांगों की संख्या कितना है, तो 6 है। ये कुल प्रश्न एकदम आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, तो ये कुल प्रश्न आप सभी लोग रटते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्णमाला में स्पर्श, देखिए यहाँ पर स्पर्श लगा दिया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि व्यंजनों की संख्या कितना होता है, तो व्यंजनों की संख्या 33 होता है, याद रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होता है, ये बात को याद रखिएगा। अगर आपसे से पूछ लिया जाएगा कि अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा अस्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। याद रखिएगा अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप समानता कितना होता है, याद रखिएगा। तो जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप समानता कितना होता है, तो याद रखिएगा 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित भारत में गठित पहली समिति निम्नलिखित में से कौन थी, तो याद रखिएगा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित भारत में गठित पहली समिति निम्नलिखित में से कौन थी, तो याद रखिएगा एसके धर समिति थी। कौन सी थी, एसके धर समिति थी, जो कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित पहली समिति थी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था, तो याद रखिएगा 1953 में। राज्य पुनर्गठन का अधिनियम 1953 में योग आया था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो याद रखिएगा, सॉरी उद्यान कौन सा है, तो याद रखिएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखिएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, तो याद रखिएगा कहाँ है, तो असम में। कहाँ है, असम में है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, तो याद रखिएगा लद्दाख में। कहाँ है, लद्दाख में है, याद रखिएगा। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। याद रखिएगा उत्तराखंड में, याद रखिएगा। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, तो याद रखिएगा ये है मेघालय में। कहाँ है, मिजोरम या मेघालय में है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार, स्टार मारिए। ये यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2। NH2CONH2 होता है, याद रखिएगा। NH2CONH2 होता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरिया का रासायनिक सूत्र CONH2 NH2CONH2 होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी लिखा जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सोनार का उपयोग में किस ध्वनि का तरंग का उपयोग किया जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोनार के उपयोग में किस ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा प्रस्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रस्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रस्रव तरंग हो जाएगा, याद रखिएगा।
सोनार के उपयोग में आप सभी लोग रट लीजिएगा कि सोनार के उपयोग में किस तरंग का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा प्रस्रव तरंग का। किस तरंग का? प्रस्रव तरंग का, याद रखिएगा। चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने परसेंट भूभाग पर लागू किया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट है, स्टार मारिए। ये कोई प्रश्न एकदम स्टार मारिए था, वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। और ये 100% एग्जाम में आने का संभावना, इसे रट लीजिएगा। यहां से 3 प्रश्न आप सभी को बताऊंगा। यहां से आप सभी को 3 प्रश्न बताऊंगा। 3 में से 1 प्रश्न जरूर यहां से आएगा। 3 में से 1 प्रश्न आप सभी को यहां से जरूर आएगा। प्रश्न कहता है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने परसेंट भूभाग पर लागू किया गया था? तो याद रखिएगा 51% भूभाग पर लागू किया गया था। याद रखिएगा 51% भूभाग पर लागू किया गया था, याद रखिएगा। और आपको मैं बताया कि 3 प्रश्न यहां पर बताऊंगा। तो 3 प्रश्न कौन कौन है? पहला तो हो जाएगा रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 51% पर लगा था, याद रखिएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 51% भूभाग पर लगा था। एक है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त 19% पर लगा था, याद रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त कितना परसेंट भूभाग पर लगा था? तो 19% भूभाग पर लगा था, याद रखिएगा। और तीसरा है महलवाड़ी बंदोबस्त। तीसरा क्या है? तीसरा है महलवाड़ी बंदोबस्त। तो महलवाड़ी बंदोबस्त पर 30% भूभाग पर लगा था। महलवाड़ी बंदोबस्त 30% भूभाग पर लगा था। तो यहां से 3 प्रश्न बनता है और तीनों अदम वीवीआई है, याद रखिएगा। तीनों प्रश्न वीवीआई है, याद रखिएगा। पहला हो जाएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो कि 51% भूभाग पर लगा था। दूसरा हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त जो कि 19% भूभाग पर लगा था। और तीसरा हो जाएगा महलवाड़ी बंदोबस्त जो कि 30% भूभाग पर लगा था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया था? याद रखिएगा। आप सभी को करंट अफेयर्स भी पढ़कर जाना है। आप सभी को करंट अफेयर्स भी पढ़कर जाना है, क्योंकि करंट अफेयर्स से आपको 10 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स से 10 प्रश्न आप सभी को अवश्य देखने को मिलेगा। तो करंट अफेयर्स भी पढ़कर जाना है आप सभी को। तो 16 नंबर प्रश्न कहता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो याद रखिएगा कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ग घोषित किया है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा लाल मिट्टी हो जाएगा, याद रखिएगा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है। अगर लाल मिट्टी लाल क्यों होता है? तो लौ ऑक्साइड के कारण होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो लौ ऑक्साइड के कारण होता है, याद रखिएगा। और आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी प्रयुक्त मानी जाती है? कपास की खेती के लिए किस मिट्टी, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो याद रखिएगा काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन से? बेहद इंपॉर्टेंट है, स्टार मारिए। आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा उत्पाद बनता है? तो याद रखिएगा पहला बनता है ग्लूकोज, याद रखिएगा। दूसरा जल, तीसरा ऑक्सीजन। तो ये तीनों हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टार मारिए। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टार मारिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद में कौन सा होता है? तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखिएगा विटामिन डी पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में विटामिन डी पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा? ये तो सभी लोग जानते होंगे। गाय कौन सी संज्ञा है? तो जिसे जाति वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, याद रखिएगा। गाय कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बिहू कुह, बिहू कुह उत्सव किस राज्य से संबंधित उत्सव है? याद रखिएगा। बिहू को देखिए यहाँ पर बिहू, सिर्फ बिहू दिया रहेगा तो असम लगाना। बिहू कहाँ का लोक, कहाँ का अथी है, उत्सव है? तो याद रखिएगा असम का है। लेकिन यहाँ पर बिहू कुह लग गया है, बिहू कुह लग गया है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा बिहू को उत्सव किस राज्य से संबंधित उत्सव है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है
अगला प्रश्न कहता है अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मारिए। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राणा रतन सिंह थे, याद रखिएगा। और कोई महाराणा प्रताप मार देता, लेकिन ये गलत है, याद रखिएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो याद रखिएगा, राणा रतन सिंह था, याद रखिएगा, राणा रतन सिंह था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति और लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मारिए। किस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 15 में, याद रखिएगा अनुच्छेद 15 में। और यहां से प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद 14 में किसका उल्लेख है? तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में, याद रखिएगा। समता का अधिकार किसमें है? तो अनुच्छेद 14 में, याद रखिएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है? तो अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है? तो अस्पृश्यता का अंत है, याद रखिएगा। और जितना आप सभी को एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहे हैं, आप सभी लोग याद करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि धूप चश्मा लेंस में निम्न में से किस कांच की बनी होती है? धूप चश्मा के लेंस निम्न में से किस कांच की बनी होती है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, आज से क्रुक्स कांच की बनी होती है, याद रखिएगा। किस कांच की बनी होती है? तो क्रुक्स कांच की बनी होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? स्टार मारिए। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? स्टार मारिए। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार से नहीं गुजरती है। और यहां से प्रश्न बनता है कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। और प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा आपस में किस राज्य में काटता है? एक दूसरे को किस राज्य में काटता है? स्टार मारिए। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटता है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में काटता है, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटता है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टार मारिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखिएगा आलमगीरपुर कहां? पहला प्रश्न बनता है आलमगीरपुर कहां? तो याद रखिएगा यूपी में। कहां है? यूपी में है, याद रखिएगा। आलमगीरपुर कहां है? यूपी में है, याद रखिएगा। आलमगीरपुर किस नदी पर है? तो याद रखिएगा हिंडन नदी पर है। किस नदी पर है? हिंडन नदी पर है, स्टार मारिए। आलमगीरपुर किस नदी पर है? हिंडन नदी पर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मारिए। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहां से प्रश्न बनता है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 21 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, स्टार मारिएगा। तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत कितनी बार आपातकाल लागू किया जा चुका है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत कितनी बार आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो याद रखिएगा 3 बार लागू किया जा चुका है, 3 बार लागू किया जा चुका है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। पहली बार 1962 में लगा था, याद रखिएगा। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में, तीसरी बार 1975 में लगा था, स्टार मारिए। यहां से एक प्रश्न कंफर्म है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत कितनी बार आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो 3 बार लागू किया जा चुका है। और 1962 में लगा था, 1971 में लगा था, 1975 में लगा था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है
अगला प्रश्न कहता है मानवीय श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहता है। मतलब जब मनुष्य श्वसन करता है तो कौन, जैसे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन लेता है तो कितना ऑक्सीजन छोड़ता है, तो लेकिन नाइट्रोजन जितना लेता है, मान लीजिए नाइट्रोजन कितना लेता है, नाइट्रोजन कितना लेता है, मान लेते हैं कि 75% नाइट्रोजन लेता है ऑक्सीजन, तो 75% ही छोड़ भी देगा। याद रखिएगा, नाइट्रोजन जब मनुष्य 75% नाइट्रोजन लेता है तो 75% नाइट्रोजन छोड़ ही देता है। याद रखिएगा, हम इसको मान लिए हैं लेकिन कितना लिया जाता है याद रखिएगा। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जितना लेता है श्वसन उतना ही नाइट्रोजन छोड़ता है भी, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा। याद रखिएगा सर्वनाम शब्द कौन सा, तो याद रखिएगा मैं सर्वनाम शब्द हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये क्लास का अंतिम प्रश्न याद रखिएगा, क्लास का अंतिम प्रश्न याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। क्या पूछ रहा है, टोडा जनजाति का मूल निवास क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र क्या है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। याद रखिएगा टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है नीलगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपके लिए 30 प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड प्रश्न था। आपको यहाँ से 5 से 6 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। आप सभी लोग रेगुलर क्लास कीजिए, यहाँ से आपको 5 से 6 प्रश्न डेली डेली के क्लास में 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को इन करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा क्लास कैसा लगा, क्लास आप सभी को कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।